डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको अंग्रेजी में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है वो सब हम पढ़ेंगे। और ऐसे भी आपको जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए वो सारे मैं आपको क्लियर करूँगा एक एक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो है द्विघात समीकरण का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप है, जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसको हम याद रखेंगे। आगे जो है इसमें अब a, b और c क्या है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ जो लिखा है a b c एलिमेंट ऑफ r, यानी ये कोई ना कोई r यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर है। ठीक है, यानी कि a और b और c का मान जो है कोई भी हम वास्तविक संख्या रख सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस समथिंग 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक आपका जो होगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, एंड और दिया है कि जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो है a का वैल्यू जो होगा यहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट कोफिशिएंट जो होगा वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 में जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा, और इस तरह से ये जो है द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम याद रखते हैं कि a b c एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का आपको मानक रूप के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हल करने की कितनी विधियां हैं, गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र जो है ये आपको द्विघात सूत्र है x निकालने का फार्मूला, यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसको मैं क्लियरली अभी आपको सारा चीज़ इसमें बताऊंगा कि इस तरह से कैसे हम हल करते हैं। और उसके बाद जो है द्विघात समीकरण को हल करने का तीनों विधि का एक एक हम प्रयोग पढ़ेंगे, प्रयोग प्रश्न है ना, इबारती प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, और इससे जो है द्विघात समीकरण का हम विविक्रक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, जो कि जिसका मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको मूलों की प्रकृति यदि d इज़ ग्रेटर देन 0 हो। अब जो ये d निकलेगा इसमें जो है मूल की प्रकृति से पता चलेगी, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है कि यदि d इज़ ग्रेटर देन 0 हो, यानी विकृत का मान यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो मूल कैसे होते हैं, और 0 से छोटा हो तब मूल कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ समझाया है ना। ये जो है आपको वही चीज़ यहाँ फिर से दिया हुआ है। और आगे जो है द्विघात समीकरण को 3 तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहला विधि है, यदि द्विघात समीकरण को 2 रैखिक गुणकों के में गुणनखंड कर सके तो गुणनखंड विधि द्वारा हल निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं हम, और सूत्र x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों विधि से हम चाहें तो किसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। अब देखेंगे, अब इन तीनों विधि को हम पहले सीखते हैं कि कैसे हैं। सबसे पहले एक समीकरण जो है यहाँ दिया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है तीनों विधि से यहाँ हल किया गया है, देखेंगे। तो पहली विधि जो है गुणनखंड विधि द्वारा हल, तो गुणनखंड विधि को मैं आपको क्लियरली यहाँ समझाऊं तो देखेंगे, जो गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होता है कि बीच वाले टर्म पहले हम इसको 3 से 2 को यानी x स्क्वायर कोफिशिएंट को गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना हमारा 6 हो जाता है। ठीक है, और मिडिल का टर्म जो है -5 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दो संख्या ऐसे सोचते हैं जिनका गुणनफल क्या हो, 6 हो, और योगफल -5 हो। ऐसे दो संख्या हमको सोचनी होती है जिनका गुणनफल
6 हो और योगफल -5 हो, तो वो होता है -3 और -2। -3 और -2 का योगफल -5 हो जाता है, और -3 को -2 से जब गुणा करते हैं तो वो 6 हो जाता है। तो अब हम इसमें करते क्या है, सिंपल है। समीकरण को जो है बीच वाले टर्म को 2 हिस्सों में हम तोड़ देते हैं, यानी 5x को, ठीक है। और ये 3x और 2x में टूट जाता है। उसके बाद जो है 2-2 टर्म करके हम कॉमन कर लेते हैं, 2 टर्म करके हम इसमें कॉमन कर लेते हैं। तो पहले वाले 2 टर्म में से जो कॉमन होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों में 3 और 3 है, तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाता है। फिर दोनों में x और x है, तो x भी कॉमन हो जाता है। तो हमें जो ब्रैकेट में बचता है 3x कॉमन करने के बाद, तो x और माइनस यहाँ से 3x पूरा कॉमन हो जाता है, तो 1, ठीक है। उसी तरह से इन 2 टर्म में हम कॉमन करते हैं, तो इसमें 2 और 2 कॉमन हो जाता है, -2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ भी बच जाता है x - 1। गुणनखंड विधि जो है आसान विधि होती है सबसे। इसमें अब क्या करते हैं कि 2 टर्म जब हम यहाँ कॉमन हो जाता है, x - 1 दोनों में आ जाता है, तो x - 1 को यहाँ कॉमन कर लेते हैं अलग, और बाकी जो बचता है 3x - 2 इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं, बारी बारी दोनों को 0 के बराबर करते हैं। अब या तो x - 1 जो कि पहला गुणनखंड आया है, यहाँ आप देख रहे हैं, इसको 0 करते हैं तो x का मान 1 आ जाता है, या तो 3x - 2 इसको 0 करते हैं तो यहाँ पे आपको 2/3 आ जाता है। और इस तरह से गुणनखंड विधि से हम हल निकाल लेते हैं। यदि आपको ये विधि मालूम हो तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम हो तो इसको आप बार बार अभ्यास करेंगे कुछ प्रश्नों का, तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा विधि जो होता है, गुणनखंड विधि के बाद पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करते हैं, उसी समीकरण को देखिए ज़रा। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा x² का पहले कोफिशिएंट होता है, उससे हम समीकरण में भाग दे देते हैं। जैसे ये समीकरण जो है, इसमें यहाँ पे भाग दिया गया है। इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझें कि 3x² - 5x और +2 है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको 3 से, यानी जो x² का कोफिशिएंट है उसको भाग दे देते हैं दोनों तरफ, LHS और RHS में। तो यहाँ क्या हो जाता है, 3 से 3 कट जाता है, तो हमारा हो जाता है x² - 5/3x 5/3x और प्लस ये हो जाता है आपका 2/3, और इक्वल टू यहाँ जो 0 से भाग देते हैं 3 में, तो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ 3 से भाग देने पर इस तरह हो जाता है। अब क्या करते हैं कि एक फार्मूला जो है हमारे पास, a² + 2ab + b², ठीक है, इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो इस फार्मूला पर हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। अगर बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस ले लेते हैं, तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाता है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस या माइनस हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो है -5/3 है, तो a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं। तो पहला टर्म जो है a² यानी x² के फॉर्म में तो है, यानी a² का मान है, और उसके बाद हमें चाहिए 2ab। तो 2ab करने के लिए हम इसको जो है कैसे इसको तोड़ते हैं, जरा इसको देखेंगे। -5/3x है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ ये हो गया आपका a², ठीक है। फिर -2 × a का जो वैल्यू x है, और इंटू b का जो वैल्यू है, यानी इस 2 से हम इसमें गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, यानी 5/6 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो 5/6 को जब हम इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी 5/3x आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम इसको इस तरह बदलने के लिए 5/6 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया है, 5/6 का होल स्क्वायर, यानी b का वैल्यू जो हो जाता है 5/6 हो जाता है, और फिर -5/6 का होल स्क्वायर + 2/3 = 0, ठीक है। अच्छा होगा अगर आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से पूरी समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कहाँ पे दिक्कत है। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसे पूछें तो मैं आपको इसको क्लियर करके बता सकता हूँ, या दूसरे किसी वीडियो में, अगला मैं वीडियो चाहूँगा कि इस तरह से बना के बताऊँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने b² कर लिया, उसके बाद जो होता है इतना तो हमने अपने से प्लस में किया, तो फिर इतना ही हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ 2 बार देख रहे होंगे 5/6, तो एक प्लस और एक माइनस में है, तो एक बार हमने अपने से जोड़ा तो उतना घटा लेते हैं, इससे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। +2/3 जो है वह जो करती हूँ यहाँ रहता है = 0, ठीक है। उसके बाद अब आती है बारी कि इसको होल स्क्वायर में तोड़ दिया जाए। तो होल स्क्वायर में यहाँ पे हमने x - 5/6 का होल स्क्वायर
इक्वल टू कर दिया है ना। और यहाँ पे जो है जो ये दो टर्म है 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 इसको LHS में भेज देते हैं इधर, तो 5/6 का होल स्क्वायर हो जाता है 25/36 और प्लस 2/3 इधर यहाँ पे हमारा माइनस में आ जाता है, ठीक है। अब जो है आगे क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो फार्मूला पर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और इसको जो है हम बटा का घटाव कर लेते हैं, बटा का घटाव करने पर हमें 1/36 आ जाता है, ठीक है। अब जो है ये स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं LHS में, तो ये रूट में हो जाता है। तो जैसे ही रूट निकालते हैं हम तो 1/36 का रूट जो होता है 1/6 हो जाता है, यानी प्लस माइनस 1/6। तो एक बार हम प्लस 1/6 लेते हैं और एक बार माइनस 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप दो बार लिया गया है, एक बार प्लस 1/6 लेकर के हम इसको हल करते हैं, तो ये जो 5/6 माइनस में है वो जब इधर आता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो एक बार 5/6 को 1/6 से प्लस करते हैं और एक बार 5/6 से 1/6 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो प्लस करने पर हमारा x का वैल्यू 1 आ जाता है और y का वैल्यू x के दो वैल्यू आ जाते हैं, एक वैल्यू 1 आ जाता है और दूसरा वैल्यू जो है 2/3 आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ हम देख सकते हैं, जो हमने पहला विधि बनाया गुणनखंड विधि, उसमें भी हमारा x का वैल्यू 1 और 2/3 आता है और इसमें भी 1 और 2/3 आता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। हम चाहे किसी भी विधि से बनाएं, सबका आंसर जो होगा एक ही आता है। अब है कि सूत्र द्वारा हल, यानी द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा कैसे हल करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको कि मैंने शुरू में ही बताया ax² + bx + c, तो इसमें a, b और c चुन करके हम सूत्र द्वारा जो है आसानी से हल निकाल लेते हैं। a, b, c चुन लेते हैं समीकरण से, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं चुना गया है। a का वैल्यू जो है 3 है, b का वैल्यू जो है -5 है और c का वैल्यू 2 है। अब a, b, c चुनने के बाद डायरेक्ट x निकालने का जो फार्मूला होता है आप इसे याद कर लेंगे। मैं एक बार इसको आपको दोहरा दूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। x निकालने का जो फार्मूला होता है -b + (b² - 4ac), ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, b² - 4ac और बाई 2a, ठीक है। ये चीज़ याद रखते हैं, -b + (b² - 4ac बाई 2a, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस क्यों है, तो हम एक बार प्लस में हल करते हैं तो एक हमारा x का मान आता है, एक बार माइनस में हल करते हैं तो दूसरा मान आता है, यानी x के दो मान जो है निकालने होते हैं। तो यहाँ देखेंगे वही फार्मूला जो है आपको यहाँ है -b + (b² - 4ac बाई 2a, माइनस b का मान जो हमने a, b, c यहाँ चुना है, इसमें से b का मान हम यहाँ पुट कर लेते हैं -5, तो ये एक फार्मूला का माइनस है और एक माइनस जो है हमारा -5 जो कि b का मान है, और फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस डाल लेते हैं और -b² - 4ac और बाई 2a कर लेते हैं, ठीक है। a, b, c का मान यहाँ दिया हुआ है, उससे चुन करके इसको हल करते हैं तो 5 हो जाता है, प्लस माइनस 25 - 24 हो जाता है बटा 6 हो जाता है, ठीक है। इसको पूरा हल कर लेते हैं, 25 में से 24 गया हमारा 1 हो जाता है, तो 5 + 1 एक बार लेते हैं तो 6 हो जाता है, 6 बटा 6, और एक बार 5 - 1 लेते हैं तो दूसरा मान हमें निकलता है वो होता है 4 बटा 6। इस तरह से दो मान जो है आ जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों मान जो है हमने जो निकाला 3 विधियों से, ये पहला जो विधि था गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा जो था आपका पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरा सूत्र द्वारा हल, ठीक है। इन तीनों को हमने यहाँ देख लिया। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं जो आगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, और सबसे ये इम्पोर्टेंट रहता है, आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति से क्वेश्चन पूछता है। और जो है ये वीडियो आपको, अगर आप अभी कहीं द्विघात समीकरण नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं देखा आपने वीडियो, तो ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा जल्दीबाजी में है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर समझ में नहीं आया। मैं अपना प्रयास रखूँगा कि आपका वो जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हो मैं उसे क्लियर करूँ, पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति जो है निर्भर करती है डिस्क्रिमिनेंट पर, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, ये जो देख रहे हैं b² - 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, b² - 4ac को। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिखने का फार्मूला क्या होता है, तो आप वहाँ लिख सकते हैं b² -
4AC, ठीक है। और इससे आप आसानी से डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हैं। अब जो है ये तो हमारा जो है सूत्र द्वारा x का मान निकालने का फॉर्मूला है, इसको हमने बोला आपको शुरू में ही याद कर लीजिएगा। स्पष्ट है यदि b² - 4AC ग्रेटर देन 0 हो, तो अब सूत्र में देखेंगे अगर b² - 4AC का मान जो कि रूट में है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो d अगर जो है ग्रेटर देन 0 हो, तो अगर 0 से बड़ा होगा तो उसका जो वर्गमूल होगा वो एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे वो क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ हल भी जो होगा उस समय मूल जो होंगे हल जो होगा वो वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। और दोनों असमान मूल होंगे। जैसे d इज़ ग्रेटर देन 0 लेंगे तो एक बार जब प्लस d लेंगे और एक बार माइनस d लेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू जो होंगे आपके आएंगे, यानी दोनों वास्तविक संख्या असमान होंगे, ठीक है। तो हम याद रखते हैं कि यदि d का मान ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं असमान और वास्तविक होते हैं, ठीक है। और यदि इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे अगर हम इक्वल टू 0 रख दें इस b² - 4AC का मान, तो हमारे जो मूल होंगे दोनों एक ही हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस के बाद का वैल्यू तो हट जाएगा, क्योंकि +0 करें या -0 तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो b - b/2a हो जाएगा। तो इस समय जो होगा ये भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है यदि d = 0 हो तो मूल क्या होते हैं, तो मूल जो होते हैं आपको दोनों बराबर और वास्तविक होते हैं, और उनका मान जो होता है कितने के बराबर होता है, -b/2a के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद प्लस माइनस जो √b² - 4AC है वो हट जाता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। और यदि d का मान जो है लेस देन 0 हो, यानी ऋणात्मक हो, तो आप याद रखेंगे कि ऋणात्मक संख्या का जब भी हम रूट निकालते हैं तो वो वास्तविक संख्या नहीं आता है, तो मूल इस समय वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी d का मान जब 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखते हैं। अब जो है हम प्रश्नों पर आते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करके प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, यानी कि दो मूल जो हो बराबर हो, k का मान निकालना है। तो यहाँ हम ABC यहाँ चुनेंगे, ठीक है। ABC और मूल बराबर होने के लिए d = 0 चाहिए, तो d = 0 मतलब कि b² - 4AC जो कि d का मान निकालने का होता है, इसको हमें =0 लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर b, a और c का मान हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे b का मान k रखा गया है और 4a का मान 2 और c का मान 3 है। यहाँ से चुन लेंगे, ठीक है, ABC का मान, और इसको रख दिया गया। अब यहाँ k² का वैल्यू जो है 4 3 12 12 दूना 24 आ गया, ठीक है। -24 आएगा तो इसको इधर भेजेंगे इक्वेशन में तो 24 हो जाएगा। तो k का मान √24 हो गया, यानी कि ±2√6। ये जो आ गया हमारा k का मान आ गया। अब k का मान हमारे पास निकल गया ±2√6, और इस वैल्यू को अगर हम रखेंगे k का मान तो इस समय क्या हो जाएंगे, मूल समान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ d = 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ हम देखें कि कुछ एक और क्वेश्चन है, इबारती प्रश्नों के भी द्वारा द्विघात समीकरण के माध्यम से हल ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ, दूसरा प्रश्न दिया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। कह रहा है क्या ऐसा बगीचा बनाना संभव है, आम का बगीचा, जिसकी लंबाई जो हो चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल जो हो 800 मीटर स्क्वायर हो उसका। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो अगर हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x, चूँकि कर है दुगुना होना चाहिए। प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल दिया है उसका 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो हम दोनों को गुणा कर लेंगे। तो x × 2x = 800 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल के बराबर, तो 2x² हो जाएगा गुणा करने पर ये 2x² हो जाएगा = 800 हो जाएगा। x² का वैल्यू जो हो जाएगा 800/2 हो जाएगा, तो 800 को 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ 400 आ गया, और 400 का हम रूट निकाल देंगे +-20, यानी कि अगर x का वैल्यू चौड़ाई हम माने हैं तो चौड़ाई जो होगा -20 यानी ऋणात्मक नहीं होगा, तो चौड़ाई 20 मीटर होगा और लंबाई उसका दुगुना 40 मीटर होगा। देख लेंगे आप 20 और 40, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई का दुगुना भी है, और अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो 4 दूना 8 यानी 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं द्विघात समीकरण के द्वारा, ठीक है। और भी बहुत तरह के प्रश्न जो हैं इसमें पूछे जाते हैं, तो
उन सभी प्रश्नों को मैं बताऊंगा। तो आपको जो भी चीज़ है इसमें समझ में ना आई हो तो कमेंट में लिखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आगे से वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे।